हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारा पीरियोडिक ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो आयोनाइजेशन होता है तुम्हारा किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना, कंप्लीटली उसको बाहर निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती थी। ठीक है, तो वही अब इसी का हम ट्रेंड देखेंगे अलॉन्ग द पीरियोडिक टेबल, अलॉन्ग द ग्रुप्स, अलॉन्ग द पीरियड्स इन द एसपीडीएफ। ठीक है, तो आयनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि तुम्हारा कोई, तुम्हारा यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एलिमेंट है, लेट्स सपोज वो ए है, उससे तुमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। ठीक है, तो क्या बनेगा? ए प्लस बनेगा। तो इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। इसके लिए जो एनर्जी लगेगी, तो मान लो उसको दिखा रहे हैं डेल्टा आई ई एच। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है इंथैल्पी, यानी तुम्हारा क्या होता है? चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जितनी एनर्जी तुम्हारे उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगेगी, उसको बोल देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, वो निकालते हैं किससे? हम गैसियस एटम से। किससे निकालते हैं? गैसियस एटम से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा जेएमएस का जो चाहेगा तो इस पे बना सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो नॉर्मली तुमको दे देगा कि तुम्हारा इसमें से कौन सा है जो करेक्ट तुम्हारा रिएक्शन है। एक बार गैसेस लिख देगा, एक बार सॉलिड लिख देगा। तो अगर तुमको डिटेल में नहीं पता है तो तुम क्या करते हो? गलत कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ किससे निकालते हैं हम? गैसियस एटम से। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। किससे? गैस एटम से। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, अगर हम किसी के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब कि तुम्हारा उसमें कोई भी आयन अभी नहीं था, कोई भी ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमेशा तुम्हारा क्या होगी? डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तुमको मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, बट डेल्टा एच तुम्हारा जो आई है, आयोनेशन एंथैल्पी, वो तुम्हारा निगेटिव भी आ सकता है। वो कब आएगा? बट जब तुम्हारा, लेट सपोज जैसे तुम्हारा यहाँ पे मान लो तुम्हारा था, ये नियॉन का माइनस था, तुम अब इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो ये जैसे तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये किधर जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। पहले क्या था? अनस्टेबल था, क्योंकि नियॉन में क्या था तुम्हारा कॉन्फिजन, क्या होता नियॉन का? 2,8। ये स्टेबल कॉन्फिजन होता, तुमने इलेक्ट्रॉन देके उसको अनस्टेबल कर दिया। तो अब अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे, स्टेबिलिटी में जाएगा। तो कोई भी सिस्टम होता है, अगर वो स्टेबल बनता है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर वो अनस्टेबल बनेगा तो एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी। तो यहाँ वो एटम एलिमेंट अच्छा खासा स्टेबल पड़ा था, अब तुमने फालतू में उसमें उंगली करके उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तुमने क्या करा? सिस्टम को स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में ले गए। ठीक है, जब तुम अनस्टेबिलिटी में ले जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब भी तुम सिस्टम को अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में ले जाओगे तो एनर्जी तुम्हारी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, तो तुम्हारा डेल आयोनेशन एनर्जी अगर हम डिफाइन कर दें तो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो नेगेटिव हो सकती है, बट डिपेंड करेगा कि तुम्हारा एलिमेंट तुम्हारा कौन है। ठीक है, तो सिर्फ अनायंस के लिए ही नेगेटिव हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। ये तुम्हारा नेगेटिव कब होगा? ओनली फॉर एनायनिक स्पीसीज। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके नेगेटिव होने की। ये तुम्हारा जब पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अनायनिक में ऐसा हो सकता है कि तुम इलेक्ट्रॉन निकालो तो उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। ठीक है, तो वहां पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव आ सकती है, वरना नेगेटिव नहीं आने वाली। कभी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। इसीलिए तुम्हारी डेफिनेशन होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, इन इट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना किसके लिए होता है? ये गैसियस एटम से हमेशा हम निकालते हैं, पहली बात ये। दूसरा बात है, ग्राउंड स्टेट से निकालेंगे तो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो वहां यहाँ पे ए तुम्हारा गैसियस होगा। ठीक है, तो तुम्हारा ए मान लो एन प्लस होगा और तुमने यहाँ से एन इलेक्ट्रॉन अगर निकाले, ठीक है, तो ये क्या आती है? हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी है, तो एनर्जी है तो हम पर एटम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक वोल्ट में दिखाते हैं तो हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक वोल्ट पर एटम। ठीक है, जब हम अगर जूल में दिखाते हैं तो हम एक एलिमेंट के लिए जूल की बात नहीं करते हैं, हम एक मोल के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 1 मोल ऑफ गैसेस एटम। ठीक है, एक मोल गैसेस एटम से जो हम एनर्जी निकालेंगे उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर किलो जूल में दिखाते हैं तो किलो जूल पर मोल, तो दो यूनिट होती है, तो किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर पर एटम दिखाना हुआ तो इलेक्ट्रिक वोल्ट में दिखा देते हैं। तो देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमको कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना है जब भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताने जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज जो हमेशा आप तक करते हैं कि जेड इफेक्टिव। तो देखो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, जितना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? फोर्स ज्यादा होगा। अब फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। समझे? तो तुम्हारा अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा तुम्हारा फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा शेल होंगी, जितनी ज्यादा शेल होंगी उतना ज्यादा रेडियस होगी, जितना ज्यादा रेडियस होती है उतना ही क्या होता है?
फोर्स क्या होता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में, कम होता है। तो उतना ही क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी, कम होगा। जितना कम फोर्स उतना ही कम हमको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है। तो दो तुम्हारे तुम्हारे नॉर्मल फैक्टर होंगे जो अभी तक हम रेडियस में भी करते हैं कि जेड इफेक्टिव का यूज करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब और कौन से फैक्टर है जो हमको ध्यान रखना है, तो हमको एक फैक्टर ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड तुमसे पूछे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ध्यान रखना कि वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड तो नहीं है। ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जहां भी आएगा ना वहां पे तुम्हारा पासा पलट जाता है। ठीक है। कि तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी पता चला बढ़ने वाली थी और वो घट जाती है। तो तीन फैक्टर तो तुम्हारे ये हो गए। और चौथा फैक्टर तुम्हारा फिर भाई कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एस में है या पी में है कि डी में है कि एफ में है। ठीक है। तो तुम्हारा एसपीडीएफ वाली जो पुअर शील्डिंग होती है कि तुम्हारी डीएफ की तुम्हारी एस की सबसे ज्यादा शील्डिंग होती है, एस से तुम्हारा कम पी की होती है। ठीक है। और तुम्हारा डी से डी की ज्यादा होती है ग्रेटर देन एफ। ठीक है। तो तुम्हारा डी एन एफ पी क्या होती है, हमने देखा था कि पुअर शील्डिंग होती है इनकी। इनकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग क्या हो जाता है तुम्हारा, जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इंक्रीज ज्यादा होता है। ठीक है। यानी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा इंक्रीज, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो तुम्हारे नॉर्मली तो जो तुम्हारा जेड इफेक्टिव से ट्रेंड आएगा, नंबर ऑफ सेल से ट्रेंड आएगा, तो तुम्हारा ट्रेंड होगा। अब तुम्हारी पासा कहाँ कहाँ पर लग सकता है, अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड हुआ, या तो तुम्हारा एसपीडीएफ वाला खेल। ठीक है। तो ये एसपीडीएफ ये कहाँ खेल करेगा, ये करेगा जब तुम्हारा 13 वाला आएगा, हमेशा 13 वाले ग्रुप में करता है। ठीक है। तो उसी के बाद जस्ट डी खत्म होता है, उसके बाद तुम्हारा वो 13 वाला पी वाला आता है। इसी में एक्सेप्शन लाएगा वो, कुछ ना कुछ मतलब। और एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे कि दो सब कुछ मैं तुमको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। अभी तक तुमको मैंने कुछ भी रटाया नहीं है, कुछ भी रटने वाला नहीं, प्रॉपर लॉजिकल है सब कुछ। ठीक है। तो एक्सेप्शन बोलते हैं लोग, ठीक है, मगर एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है। तो एक्सेप्शन नहीं है, ये क्या है तुम्हारा डीएनएफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होता है, अभी तक यही करते हैं हमेशा भाई, अब भी करेंगे। और तुम्हारा और कहाँ तुमको देखने को मिलेगा, जो तुम्हारा डी वाला होगा उसमें देखने को मिलेगा इफेक्ट। ठीक है। तो अब हम एक कर देखेंगे। इसको मैंने वहां यहाँ पे सब दोबारा मैंने लिख रखा है जो तुमको अभी तक मैंने समझाया कि जेड इफेक्टिव। ठीक है। तो इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जैसे तुम्हारा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयरेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। नंबर ऑफ शेल्स, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी। ठीक है। तो क्या होगा, डिक्रीज करेगी आयरेशन एनर्जी, क्योंकि तुम्हारा फोर्स ऑफ रिडक्शन क्या करता है, घटता है। और तुम्हारा क्या होगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा, तो इट इज मोर। ठीक है। तो मोर होगा अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल की वो किस कहाँ पे है। ठीक है। तो कुछ इरेगुलरिटी देखने को मिलेंगी ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एन एफ सब सेल। तो तुम्हारे ये चार फैक्टर्स है जिसपे तुम्हारा आयरेशन एनर्जी डिपेंड करेगा। तो जब भी तुम किसी भी ट्रेंड को देखोगे आयरेशन एनर्जी में, तो इन चारों फैक्टर का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिख रखी है आयनेशन एनर्जी की। तो आयनेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ ऊपर। बट फॉर एनायंस में बी नेगेटिव, तो ये एनायंस के लिए क्या हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। जैसे तुमको मैंने बताया, क्योंकि अगर एनायंस होता है तब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है कि वो सिस्टम कहाँ चला जाए, इलेक्ट्रॉन निकालने पे स्टेबिलिटी में चला जाए। तो स्टेबिलिटी में चला जाएगा तो तुम्हारा आयनेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तुमको मैं एग्जांपल भी दे दिया नियॉन वाला। ठीक है। और दूसरा तुम्हारा करेक्टरिस्टिक क्या है, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ए था, तुमने एक इससे इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम इसको बोलते हैं IE1, मतलब कि तुमने वन का मतलब यहाँ पे होता है कि तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर होता है IE2, ठीक है, मतलब तुमने इससे इस वाले पैरेंट एटम से दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है। ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन जाएगा, A2 प्लस। A2 प्लस एक और इलेक्ट्रॉन निकाला क्या बन जाएगा, A3 प्लस। ठीक है। तो इसको बोल देंगे IE3। ठीक है। तो ये तुम्हारे इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड, सॉरी थ्री। ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो IE3 का मतलब होता है कि उस पेरेंट एटम से तीन इलेक्ट्रॉन निकाले गए। ठीक है। तो टोटल कितने निकाले गए, तो तभी 3 प्लस आया, तीन इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। ये तुम्हारा IE1 IE2 IE3। ठीक है। तो जब हम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, सपोज हमारा ए के पास, मतलब तुम्हारे पास मान लो उसके पास 10 प्रोटॉन थे, और मान लो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, वो तो होते ही क्योंकि तुम्हारा न्यूट्रल होता है। अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया उसे, तो उसके बाद 10 प्रोटॉन बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एक और निकाला तो प्रोटॉन 10 ही रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जो तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे डिक्रीज करेंगे, जैसे 9 बचे, 8 बचे, जितना ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्स होगा, क्योंकि उतना ही वो न्यूक्लियर के पास होगा। ये जितना ज्यादा वो पास होगा उतना ही तुमको ज्यादा क्या पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी।
ये तो भाई सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, ऑलवेज इंक्रीज, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। और क्या होती है, पॉजिटिव आता है, मतलब एनर्जी तुमको देनी ही पड़ेगी, तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। इसलिए यहाँ भी लिखा था फॉर अनायंस, ठीक है। तो निगेटिव सिर्फ अनायंस के लिए पॉसिबल है, कटायंस के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कटायंस से अगर तुम्हारा कटायंस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुमको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो क्या होगा, उससे बाउंडेड होगा, ठीक है। अब देखो इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि हम जो डाटा है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा यूज करके हम बता सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो तुम्हारा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हम बता सकते हैं उसके आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा देख के। क्यों, तुमको एग्जांपल समझाते हैं। लेट्स सपोज तुम्हारे पास है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम से तुम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे बनेगा Mg+, ठीक है। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन थी तुम्हारी क्या, 3s2। जैसे तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे बनेगा क्या, 3s1। जैसे तुम एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है, Mg2+, बनेगी क्या, ये तुम्हारा इसके पहले वाला क्या आ जाएगा तुम्हारा 2p6, ठीक है। इसके पहले और भी जो होता है वो तो नॉर्मली रहेगा ही, 2p6। अब अगर ये निकालोगे तो अब यहाँ पे क्या है, Mg2+ कहाँ पहुंच चुका है, स्टेबिलिटी में पहुंच चुका है, क्योंकि इसको मिल चुकी है क्या, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको क्या मिल चुकी है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल चुकी है, यानी इसको क्या मिल चुकी है, स्टेबिलिटी। अब अगर तुम इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी जो तो तुम्हारा जैसे जो तुम्हारा इंक्रीजिंग एनर्जी आएगी, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी आएगी, उसमें जहां पे एकदम से सडन चेंज आ जाए, जहां पे उसमें एकदम से सडन चेंज आ जाए, तो समझ लो उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकाला है। वही यहाँ पे लिखा, लेट सपोज ये एटम ए है, इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 5.1 है, ठीक है। I1 का मतलब क्या था, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और I2 देखो कितनी है, 47.28, एकदम से क्या आ गई, इंक्रीज आ गया। यानी I2 तुम्हारा क्या आया, लेट्स सपोज तुम्हारा ए होगा, ए से तुमने A+ बनाया होगा, तुमको एनर्जी देनी पड़ी है 5.1, तो तुमको उसके बाद एनर्जी देनी पड़ी तुम्हारी 47.28। एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये तुम्हारा क्या होगा, इसकी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो एक और देख लेते हैं तो और समझ में आएगा। देखो ये बी आइटम है, इसका पहला वाला I1 है ये, ठीक है, 5.9। I2 है 18.22। I3 है 28.44। और एकदम से I4 कितना हो गया देखो, 119.4, ठीक है। तो जहां ये इंक्रीज आता है, मतलब ये तुम्हारी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। ये तुम्हारी क्या होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये तुम्हारे इसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो एक तो तुमसे वो डाटा देख के देखो, ये जेई मेंस में क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। इस पे जेई मेंस में क्वेश्चन आता है कि एक तो तुमको वो डाटा देके पूछ लेगा कि बताओ इसमें नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या तो वो तुमसे एलिमेंट पूछ सकता है कि बताओ एलिमेंट कौन सा है। लेट सपोज मैं तुमसे बोल देता कि तुम्हारा जो बी एलिमेंट है, ठीक है, तुमको बताएगा नहीं कौन है, तुमसे बोलेगा जो बी एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड का है। तो थर्ड पीरियड में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, थर्ड पीरियड के तुम्हारे एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी ये तुम्हारा बी एटम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऐसे अगर बोला जो तुम्हारा ए वाला है, ले सपोज वो बोल देता कि ये तुम्हारा पीरियड नंबर 4 का है, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड का बोल देगा, मतलब क्या होगा, तुम्हारा फोर्थ पीरियड में तुम्हारा कौन आता है, पोटेशियम, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, पोटेशियम। दो तो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो तुमसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ नंबर ऑफ इसमें आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या तो तुमको पीरियड बता देगा, बताएगा बताओ इसमें ये तुम्हारा कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट आइडेंटिफाई करवा लेगा तुमसे। इसीलिए बोला है पीरियोडिक टेबल क्या होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे पीरियोडिक वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इन पीरियड्स, ठीक है। तो तुमको अभी तक हम बार बार बता चुके हैं हर बार क्या, कि पीरियड में क्या होगा तुम्हारा, सेम नंबर ऑफ सेल तुम्हारी सेम रहती है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा सेम शेल में जाता है। अब सेम शेल में जाता है तुम्हारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, मगर अच्छा खासा इंक्रीज आता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस पर फोर्स क्या करेगा, बढ़ेगा। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स बढ़ेगा तो तुम्हारा उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी और ज्यादा देनी पड़ेगी। यही तुम्हारा जनरली क्या होगा, जनरली मतलब हमेशा नहीं होगा, जनरली तुम्हारा आयनेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है। जनरली तुम्हारा आयनेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अलॉन्ग द पीरियड। पर तुमको ने क्या दिया था कि तुम्हारे जो पीरियड है तुम्हारे ग्रुप में जो जनरल ट्रेंड होता ही है, बस तुम्हारी दिक्कत कौन देगा, या तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देगा दिक्कत, या तो दिक्कत कौन देगा, ड्यू टू पोस्ट फील्डिंग ऑन DFF, ठीक है। तो जब अलॉन्ग द देखो पीरियड हम देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इरेगुलरिटी क्यों आएगी, जनरल ट्रेंड तो ये होता है कि आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी,
बट इरेगुलरिटी देखने की मिलेगी ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमको हाफ फील्ड और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमको इरेगुलरिटीज देखने को मिलने वाली हैं। अब देखो, मैं सारे एलिमेंट पहले ले लेता हूँ। देखो, अब मैं तुमको लिख कर दिखाता हूँ, इसलिए तुमको लिखना होता है पीरियोडिक टेबल, एकदम याद रख लो। तुमको पूरी पीरियोडिक टेबल क्या आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। देखो, हेली ना की, जब से मैं आज भी ये ट्रिक का यूज करता हूँ। ठीक है, डेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, छोटी सी, गीता, स्नेहा, पले बड़े, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब, भिखारी, ओल्ड स्टाइल से, टी पो, फिर, कल, बाहर आई आरती। ठीक है, हीना, मीना और करीना, अक्षरे, रंगीन। तो अब देखो, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1NS1, यहाँ क्या है, NS2। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा एनर्जी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही हम आएंगे बेरिलियम से बोरॉन पे, यह कॉन्फ़िगरेशन रहती है NS2NP1। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हो तुम, फुल फिल्ड ऑर्बिटल से। यहाँ तुम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हो, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ना ही हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। तो तुम्हारा हाफ फुल फील्ड वाली ऑर्बिटल से और हाफ फील्ड वाली ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा टफ होता है, यानी हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी यहाँ तुम्हारा बढ़ने की बजाय ऑर्डर घट जाता है। क्या कर जाता है, घट जाता है। बट ये इफेक्ट, जैसे हमने भी देखा ना दिया, बट ये इफेक्ट तुमको ऊपर के तीन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर लो, ये पॉइंट नोट कर लो कि स्टेबिलिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो तुम्हारा स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो क्या होता है ना, जो तुम्हारी हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी होती है ना, वो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है। मतलब कि यहाँ पे तो तुम्हारा ऐसा था कि 1S2 की वजह से ऐसा हुआ कि हाँ ज्यादा स्टेबल होगा, बट यहाँ पे उतना ज्यादा डिफरेंस रह नहीं जाता। देखो, ऐसा क्यों होता है ना, कि जब तुम जैसे जितना ज्यादा नीचे जाते हो, तुमको पता, तुमने वहां भी देखा था हार्डनिंग के लिए तुमने शेल्स की एनर्जी निकाली थी ना, पहले कितनी आई थी, देखो 13.4 आई थी। फिर तुमने देखा था 3.6 आई थी माइनस का। फिर तुम्हारा आ गया था माइनस का 1.51 था, उसके बाद माइनस का 0.86 था, माइनस का 0.54 था। ठीक है, एग्जैक्ट शायद तो यही था, मतलब थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो सकता है, आसपास नहीं था। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस तो दूर जाते हैं, उतना ही आगे के सेल्स में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो जब एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तुम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हो। तो जब तुम्हारा न्यूक्लियस के पास वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तब इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है तब इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा सेल्स की एनर्जी में क्या होता है, डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो तुम्हारा एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, यानी तुम्हारा इफेक्ट पड़ेगा। पर आगे जितना ज्यादा नीचे आते हैं, तो हाफ फील्ड फुल फील्ड वाली स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी के जो तुम्हारे ऑर्बिटल्स होती है, उनकी एनर्जी गैप बहुत कम होगा। और जब एनर्जी गैप बहुत कम होगा, तो डिपेंड नहीं करता कि तुम P1 से निकाल लो कि S2 से निकाल लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो इरेगुलरिटी है, ये तुम्हारा सिर्फ पोटेशियम तक देखने को मिलती है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से कोई भी इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब आएंगे इस पे। ठीक है, तो इससे इस पे जाएंगे, बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, NS2NP3। यहाँ कॉन्फिगरेशन क्या होगा, NS2NP4। ये तुम्हारी क्या है, हाफ फील्ड। ये तुम्हारी क्या है, हाफ फील्ड नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एडिशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से, बट ड्यू टू इट्स हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, फिर से ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। बट कहाँ तक पलटेगा, इसी वाले पीरियड तक पलटेगा, पोटेशियम वाले पीरियड तक ही। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यानी इरेगुलरिटी, जो तुम्हारी इरेगुलरिटी है, ठीक है, वो तुम्हारी यहीं तक देखने मिलती है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा रेगुलर ट्रेंड होता है, यहाँ पे तुम्हारा रेगुलर ट्रेंड होता है, तो आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और तुम्हारा सबसे ज्यादा तुम्हारा नोबल गैसेस की लगेगी। नोबल गैसेस क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ये अलोंग
ठीक है, तो अब अगर एक बार में पूरा ऑर्डर लिखना हो, तुम क्या करेंगे? देखो, लिथियम का, लिथियम से ज्यादा होगा किसका? बेरिलियम का होना चाहिए था, बट बेरिलियम यहाँ पे बोरॉन आएगा, अभी ऑर्डर क्या है यहाँ पे पलट देगा। ठीक है, तो ये बोरॉन को यहाँ कर दो, बेरिलियम को यहाँ कर दो, बस इतना ही करना तुमको। जो मतलब यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारे फुल फील्ड होगा, हाफ फील्ड होगा, वहाँ पे तुमको इसको पहले कर देना है, इसको बाद में कर देना है, तो बस फ्लिप कर देना है। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको बोरॉन को क्या कर दो, यहाँ ले आओ, बेरिलियम को वहां लेते चले जाओ। उसके बाद तुम्हारा कार्बन वही रहेगा, नाइट्रोजन वही रहेगा। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में फ्लिप करना पड़ेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले आ जाएगा। ठीक है, कार्बन, फिर तुम्हारा क्या आएगा, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये ऑर्डर यहाँ फ्लिप किया हमने, एक हमने यहाँ फ्लिप किया। फिर तुम्हारा क्या नॉर्मल रहेगा, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो ऐसे तुम हर एक पीरियड का ऑर्डर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ओवरऑल ट्रेंड हो गया इन द ग्रुप। ठीक है, तो कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, सेकंड ग्रुप से जब 13 ग्रुप में जाओगे, और जब तुम्हारा यहाँ पे 15 से 16 में जाओगे, तब यहाँ पे ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। देखो, वही मैंने दोबारा यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 इज ग्रेटर देन ग्रुप 3। ठीक है, बट ये कहाँ तक होगी, टिल द ओनली ग्रुप नंबर पीरियड नंबर फोर्थ, मतलब पोटेशियम वाले तक ऐसा होगा बस। ठीक है, क्यों होगा, ड्यू टू फुली फिल्ड एनएस ऑर्बिटल ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, तो NS2 जो तुम्हारा यहाँ पे कॉन्फिगरेशन क्या होती है ग्रुप 2 की, NS2। ठीक है, तो जो NS की जो फुलफिल्ड हो ऑर्बिटल होगी, इसकी वजह से तुम्हारा क्या होगा, जो ग्रुप 2 का है आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगा देन द ग्रुप 3। ठीक है, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, ग्रुप 3 का ज्यादा एनर्जी था, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या था, बढ़ रहा था। ठीक है, यही तुम्हारा जिसके से हमने क्या देखा, बेरिलियम का उससे ज्यादा, यानी बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम का था। ठीक है, हर एक बार लेते हैं तो बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर। ठीक है, इससे ज्यादा किसका आएगा, मैग्नीशियम का, से ज्यादा आएगा गैलियम, से ज्यादा किसका आएगा, कैल्शियम का। ठीक है, जो हमने ऊपर देख लिया है। उसके बाद फिर आगे आते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 15 इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 16 टिल द, अगेन पीरियड नंबर फोर्थ ओनली, पोटेशियम वाले तक का पीरियड तक का। ठीक है, यह अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल की वजह से ऐसा हुआ, तो जहाँ पे क्या होगा ऑर्डर तुम्हारा, तो तुम्हारा जो 16 वाले होते हैं ओल्ड स्टाइल से। ठीक है, तो इनसे ज्यादा किसकी होगी, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो देखो, जो हम अभी तक कंपेयर कर रहे थे वो क्या थी, जो हम अभी तक कर रहे थे वो कंपेयर क्या थी, IE1 थी। ठीक है, वो क्या थी, ये जो कंपेरिजन किसका था, ये फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी का। अभी हम सिर्फ आउटर मोस्ट वाला पहले इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करेंगे जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक, तो देखो अब लिख लेते हैं सारे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, तुम्हारा हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो अभी हमने क्या देखा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2s1, इसकी क्या थी, 2s2, इसकी क्या थी, 2s2, 2p1। ठीक है, इसकी क्या थी, 2p2, इसकी क्या थी, 2p3, इसकी क्या थी, 2p4, इसकी क्या थी, 2p5, इसकी क्या थी, 2p6। ठीक है, यहाँ तुम्हारा ऑर्डर ऐसा था, ये हुआ, यहाँ पे उल्टा होगा क्योंकि ड्यू टू हाफ फील्ड फुल फील्ड वाली दिक्कत की वजह से। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, IE1 का ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे बोरॉन कार्बन है, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर यहाँ पे उल्टा जाता है, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। अब देखते हैं IE2, जब तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होगे। ठीक है, तब यहाँ पे कॉन्फ्यूजन क्या बन गई होगी। ठीक है, अगर IE1 के बाद जो कॉन्फ्यूजन क्या बन गई होगी, तो ये हो जाएगा 2s 0 हो चुका होगा, यानी इसकी कॉन्फ्यूजन क्या बन गई होगी, 1s2। इसकी कॉन्फ्यूजन क्या बन गई होगी, 2s1। ठीक है, इसकी कॉन्फ्यूजन क्या बनेगी होगी, 2s2। ठीक है, इसकी क्या बन जाएगी, 2p1। इसकी क्या बन जाएगी, 2p2। इसकी क्या बन जाएगी, 2p3। इसकी क्या बन जाएगी, 2p4। इसकी क्या बन जाएगी, 2p5। ठीक है, तो अब देखो, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देखो 1s2 में है। तुम्हारी किसकी होती है, हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो जब IE2 होगा, अगर हम IE2 कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम IE2 टर्म कंपेयर करें, तो यहाँ हम निकाल रहे हैं देखो S2 से, यहाँ निकाल रहे हैं S1 से। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नॉर्मली हम सब क्या सोचेंगे कि बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वही हाफ फील्ड फुल फील्ड। तो यहाँ पे S1 क्या है, S2 क्या है, यहाँ पे S क्या है, फुलफिल्ड है। तो क्या होगा, इसकी ज्यादा आएगी। ठीक है, IE2 क्या होगी, इसकी ज्यादा आएगी देन इसकी IE2। फिर यहाँ पे तुम्हारा S1 है, यहाँ तुम S2 है, फिर बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, S2 है, यहाँ पे क्या है, P1 है। जब S2 से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, P1 से इलेक्ट्रॉन निकालो, तो S2 से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा टफ होगा, तो फिर यहाँ पे ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ 2p1 है, यहाँ 2p2 है, बढ़ेगा। 2p है, 2p3 है, हाफ फील्ड, बढ़ेगा। फिर तो यहाँ पे क्या है, 2p3 से निकाल लो, यहाँ निकालो 2p4 से, ये हाफ फील्ड से निकाल लो, ये कहाँ से निकाल लो, हाफ फील्ड नहीं है ये, तो यहाँ पे फिर ऑर्डर उल्टा हो जाएगा।
तो जहां पे तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड या फुल फील्ड आएगा बस वहीं पे पलट दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी दो एलिमेंट्स को कंपेयर कराएगा, चाहे वो I1 कंपेयर कराए चाहे I2 कंपेयर कराए, तो ध्यान रखने लगे हाफ फील्ड फुल फील्ड तो नहीं है। ठीक है, वरना तुम्हारी गलती हो सकती है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव से डायरेक्ट नहीं मानना है। ठीक है, तो डायरेक्ट जेड इफेक्टिव से ट्रिक नहीं मानना है, ध्यान दे के देख लेना कि हाफ फील्ड फुल फील्ड तो नहीं है। फिर तुम्हारी क्या होगी, फिर बढ़ जाएगी। तो वही देखो मैंने यहाँ भी लिख रखा है, क्या लिख रखा है, IE2 ऑफ ग्रुप 1 इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ ग्रुप नंबर 2। क्यों? क्योंकि जो IE2 होगा ग्रुप 1 का, जो IE2 जो होगी उसमें तब इलेक्ट्रॉन तुम निकाल रहे होगे उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो IE2 ऑफ ग्रुप 1 ज्यादा हो जाएगी IE2 ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर मैंने लिख रखा है IE2 ऑफ ग्रुप नंबर 6B इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ ग्रुप नंबर 7B। अब देखो मैंने यहाँ पे तुमको, यहाँ पे मैंने 7B 6B इसलिए लिख दिया है ताकि तुमको मैं फिर से याद दिला सकूं कि तुम्हारी जो मेंडलीव वाला जो ग्रुप का क्लासिफिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो क्या करता है, मेंडलीव वाला क्लासिफिकेशन यूज करता है, तो तुमको पता होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 6B तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 16 है, ये तुम्हारा क्या है, 17 है। ठीक है, तो वो यही की बता रहा है जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऑर्डर फ्लिप किया ना, जो तुम्हारा क्या है 16 ग्रुप, ये तुम्हारा क्या है 17। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, 17 का ज्यादा होना चाहिए था दैन 16। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, बट तुम्हारा ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इस पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा आउटर पे इलेक्ट्रॉन पे, ये ज्यादा अच्छे से स्टेबल होगा। समझे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही लिखा हुआ है कि IE2 ऑफ ग्रुप 6B इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ ग्रुप 7। ठीक है, तो मैंने देखो नोट बना के की लिख रखी है कि जब भी तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करने के दे और वो सेम पीरियड के एलिमेंट हो, तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना। ठीक है, तो अगर तुमको पीरियड टेबल याद होगी पूरी तब तो तुम मन में कर ले जाओगे, तुमको पेन बिठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि तुम्हारा ये कौन ग्रुप का एलिमेंट है और ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ध्यान रखना जब अलॉन्ग द पीरियड वो कंपेरिजन कराएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिख रखे हैं कि देखो जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या, कि तुमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो जितना कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगेगी उतना ही इसका मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। और जितना ज्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी मतलब इलेक्ट्रॉन तुमको निकालने में बहुत मुश्किल होगी, उतना ज्यादा वो एलिमेंट क्या होगा, इनर्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, इसलिए नोबेल गैसेस क्या होती है, इनर्ट होती हैं, उनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो तुम्हारा तुम्हारा ग्रुप 1 होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। ठीक है, क्योंकि इधर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ग्रुप 1 का सबसे जैसे तुम्हारे 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 जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो तुमने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा कि तुम्हारा क्या होता है, मेटल्स तुम्हारा सोडियम ये सब क्या कर जाते हैं, वाटर के साथ बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो देखो अब हमारा पीरियड वाला ट्रेंड हो गया, अब हम देखेंगे ट्रेंड इन द ग्रुप। ठीक है, S और P ब्लॉक में। तो देखो जब हम ग्रुप में देखें, ठीक है, तो ग्रुप में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, नॉर्मली जो अभी तक करते हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, और तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा रेडियस होगी वो बढ़ेगी, इसका मतलब। तो तुम्हारा जो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बट जेड इफेक्टिव इंक्रीमेंट कम होता है दैन द रेडियस। ठीक है, इसलिए तुम्हारा नेट क्या जाता है, नेट जो होता है तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पे। ठीक है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो जनरली क्या होना चाहिए, आयनिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। तो आयनिक एनर्जी जनरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, नंबर ऑफ सेल वाला फैक्टर क्या करता है, ज्यादा इंक्रीज करता है देन द इंक्रीज इन द जेड फैक्टर, जो मैं अभी तक समझाता आया हूँ तुम्हें बार बार। तो अब देखो अलोंग द ग्रुप की बात करें तो इसमें कहीं भी इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही तुमको एस में S1 वाले में मतलब तुम्हारा NS1 वाला है। ठीक है, उसके अलोंग भी कोई इरेगुलरिटी नहीं मिलेगी, तुम्हारा S ब्लॉक के अंदर कोई भी इरेगुलरिटी नहीं मिलेगी। इरेगुलरिटी कहाँ मिलेगी, जो हमारा तुम्हारी इरेगुलरिटी वहां पे कहाँ थी, जो तुम्हारा हमने रेडियस कंपेयर करी थी, इरेगुलरिटी कहाँ थी, तुम्हारा ग्रुप नंबर 13 में। क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ D and F ऑर्बिटल। तो सेम तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी में भी वहीं पे इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तुमको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि जेड इफेक्टिव देखोगे, नंबर ऑफ सेल देखोगे, ठीक है, या तो तुम हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, या तो तुम्हारा F और D की पुअर शील्डिंग। तो जब हम अलोंग द पीरियड हम कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स को, तब हमको हाफ फील्ड और फुल फील्ड ध्यान रखना होता है। जब हम अलोंग द ग्रुप कंपेयर करते हैं तब हमको देखना होता है कि कहीं वो D and F वाला कोई भी गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा इसका इफेक्ट ना तुमको सिर्फ ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 में देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने डी की वजह से, जो पोर शेल्डिंग ऑफ डी की वजह से हमने अभी तक दो इफेक्ट देखे हैं। पहले कौन कौन सा, एक तो तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ तक लगा था, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 15 तक लगा था। फिर हमने एक अभी देखा था तुम्हारी, जो हमने
रेडियाई कंपेयर करी थी, एटॉमिक रेडियाई, तो वो सिर्फ 13 ग्रुप में लगेगा था, आगे नहीं लगा था, क्योंकि आगे क्या होता है, पी ऑर्बिटल्स आने लगती हैं, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी तो फील्डिंग होती है, तो तुम्हारा नॉर्मल ट्रेंड चलता है। तो सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी कहाँ आती है, ग्रुप नंबर 13 में, समझे? सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी कहाँ आती है, ग्रुप नंबर 13 में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होना क्या चाहिए था नॉर्मली, देखो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, नॉर्मली ये होना चाहिए था। मुझे तुम एल्युमिनियम से गैलियम पे जाते हो तब तुम्हारा क्या आता है, डी ऑर्बिटल्स आती हैं, ठीक है। कहीं भी तुम्हारा गड़बड़ वहां भी होता। एटॉमिक रेडियम में तुमने क्या देखा था, कि जो तुम्हारा एल्यूमिनियम और गैलियम वाली क्या थी, वहां पे उल्टा होकर पड़ गया था ऑर्डर। तो सेम चीज यहाँ होने वाली है, ठीक है। तो तुम्हारा जो एल्यूमिनियम और गैलियम है, इनका यहाँ पे होना क्या चाहिए था, डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए थी। बट गैलियम से पहले क्या आती है, 3D सीरीज। 3D क्या आती है, पुअर शील्डिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जो हमें P1 वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी पुअर शील्डिंग है। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें डिक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2/r², ठीक है। तो तुम्हारा एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाने के आर बढ़ेगा, इसलिए फोर्स तुम्हारा घटना चाहिए था, ठीक है। और तुम्हारा जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव फैक्टर है ना, वो इस रेडियस वाले फैक्टर को क्या कर लेता है, ओवरवेट कर लेता है, मतलब उसको क्या कर लेता है, जितना उसके से डिक्रीज हो रहा था आर की वजह से, उतना वो क्या करा देता है, इंक्रीज करा देता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम और गैलियम है, वो अप्रोक्स में सिमिलर आ जाती है। और जहाँ पे इंडियम से जब थैलियम में आएंगे तो तुम्हारी कौन सी आती है, फोर एफ आता है। तो ड्यू टू एफ ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्डर उल्टा पड़ जाता है, टेल्यूरियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आता है देन द इंडियम। टेल्यूरियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आता है देन द इंडियम। होना क्या चाहिए था, टेल्यूरियम का कम होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा नीचे जाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, तो नौ जनरली ट्रेंड तो होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगी आयनाइजेशन एनर्जी। बट यहाँ पे ड्यू टू एफ की पुअर शील्डिंग क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर बात करें ओवरऑल ट्रेंड क्या बनेगा, अगर तुमसे पूरे ग्रुप का ट्रेंड बना जाए, ठीक है, तो हम एक ट्रिक बना के याद करते हैं, डब्ल्यू कैसे याद करते हैं हम, डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद सारे एलिमेंट लगा दो, मतलब बोरॉन पहले तो सबसे तुम्हारा आएगा पहले ये बोरॉन, ठीक है। बोरॉन के बाद तुम्हारा तो क्या है यहाँ पे, टेलुरियम। टेलुरियम के बाद तुम्हारा क्या है, गैलियम। गैलियम के बाद तुम्हारा क्या है, एल्यूमिनियम। उसके बाद तुम्हारा क्या है, इंडियम। ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट सिमिलर बोल रखते हैं, या फिर उसको से गेट, तो ये तुम्हारा ओवरऑल ऑर्डर ये है, तुम्हारा ओवरऑल ऑर्डर ये है। तो तुम ये डब्ल्यू याद रखना, क्या रखना, कि जब भी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 13 पूछेगा ना, तो तुम ये डब्ल्यू याद रखना, कि डब्ल्यू बना लो, उस पर ऐसे अरेंज करो कि इसको बस ध्यान रखना कि जो इसका जो दूसरा वाला कोना है उसको नीचे कर दो, और टेलोरियम यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस गैलियम को क्रॉस करा दो। इसको जो ये तुम्हारा ये कोना है ना, ये ध्यान रखना, इसको ये गलती मत करना, तो ट्रिक याद की जाती है, मैं उसमें गलती नहीं की जाती है, मतलब इससे याद रहता है। ऐसे तुम भूल जाओगे कितना भी कर लो, बट पता है मैंने भी इससे याद किया था डब्ल्यू बना के, तो उससे याद रहता है मेरे साथ, ठीक है। तो इसको इस वाले कोने को इससे नीचे ले जाओ, एलिमेंट से नीचे ले जाओ, और इस वाले कोने को, इस वाले कोने को इस वाले इससे ऊपर ले जाओ, और इसके इससे पहले रखो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नेशनल तुम्हारा बोरॉन की होगी, फिर टेलोरियम आएगा, फिर गैलियम आएगा, गैलियम एल्यूमिनियम की, या तो गैलियम की ज्यादा बोल सकते हैं, या तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगी। देन तुम्हारा सबसे कम किसकी होती है, इंडियम की होती है। तो ये ऑर्डर बहुत ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है कि जो नॉर्मली पढ़ के आएगा, वो क्या करेगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे आयनेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कार्बन से इसमें जाएंगे तो आयनेशन एनर्जी घटेगा, यहाँ तुम्हारा घटेगा, यहाँ तुम्हारा घटेगा। बट यहाँ पे ड्यू टू एफ क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे हम तुमको क्या था, जैसे जैसे हम इधर जाते हैं वैसे तुम्हारा ये तुम्हारा डी और एफ की जो पोअर शील्डिंग है, तो वो तुम्हारा उसका इफेक्ट कम होता जाता है, क्योंकि तुम्हारी पी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको यहाँ दोनों में जहाँ पे डी आया था वहां भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे एफ आया था यहाँ भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 13 वाले में तुमको डी एंड एफ दोनों पे इफेक्ट देखने को मिलता है, बट तुम्हारा जो 14 वाला ग्रुप है, उसमें सिर्फ तुमको एफ वाला जो तुम्हारा आएगा तभी तुमको इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे इफेक्ट को देखने को नहीं मिलेगा बिटवीन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, समझे। तो तुम्हारा पीबी की तुम्हारा क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है देन एसएन, ठीक है। तो तुम्हारा एक तो ट्रेंड ये बन गया, और दूसरा तुम्हारा क्या होगा, कार्बन से कम होगा सिलिकॉन का, सिलिकॉन से कम होगा जर्मेनियम का, जर्मेनियम से कम होगा किसका, पीबी का आएगा, ठीक है। देन तुम्हारा लास्ट में क्या आएगा, एसएन। तो दूसरा ट्रेंड तुम्हारा ये हो गया। बाकी सारे जितने भी तुम्हारे ग्रुप हैं वो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, समझे ना।